नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 32 को कवर करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आर्टिकल 32 को मूल अधिकार का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है यानी मूल अधिकार दिया गया है, उसमें बहुत सारे मूल अधिकार हैं, उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप वहाँ पर क्या करिएगा, यही बात आर्टिकल 32 में कहा गया है। मान लीजिए कल को जो है सरकार आपके बोलने की स्वतंत्रता को छीन ले, आपके घूमने की आज़ादी को छीन ले, व्यवसाय करने की आज़ादी को छीन ले, तो ये तो मूल अधिकार का हनन है। तो आप वहाँ पर क्या करिएगा, कौन सा कदम उठाइएगा सरकार के खिलाफ, तो वही बात आर्टिकल 32 में कहा गया है। जैसे कुछ दिन पहले जो है यूजीसी के नए गाइडलाइंस को लेकर पूरे देश में विवाद हुआ था। तो उसमें स्वर्ण जाति के लोगों का कहना था कि हमारे मूल अधिकार का हनन है, और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियम को रोक लगा दिया, क्योंकि वो मूल अधिकार का हनन था। तो यही बात जो है सारे चीज़ें आर्टिकल 32 में कहा गया है कि जब आपके मूल अधिकार का हनन होगा तो आप वहाँ पर क्या करिएगा, सभी चीज़ें आर्टिकल 32 में बताया गया है। यानी आर्टिकल 32 अगर नहीं रहता तो जो मूल अधिकार दिए गए हमारे संविधान में वो केवल कागज़ पर ही होता, उसका कोई मूल्य नहीं रहता, कोई उसका वैल्यू नहीं रहता मूल अधिकार का। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, इसे संविधान की आत्मा कहा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, और आर्टिकल 32 को ही हम लोग पूरे थ्योरी के साथ इसको कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, और वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, कैसे इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उसको भी देखेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आइए हम आर्टिकल 32 को समझते हैं। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 32 के दो ठो सब क्लॉज हैं, 32 के 1 और 32 के 2। 32 के 1 में कहा गया है कि व्यक्ति या नागरिक के मूल अधिकार के हनन होने पर वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 32 जो है वह व्यक्तियों को प्राप्त है और नागरिकों को प्राप्त है। व्यक्ति का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई विदेशी भारत में आता है तो उसको व्यक्ति कहा जाएगा, और नागरिक का मतलब क्या है, जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है। जैसे हम और आप लोग, हम लोगों जो है भारत के नागरिक हैं, तो आर्टिकल 32 का अधिकार हम लोगों को भी है और किसी भी व्यक्ति को भी है। तो ध्यान रखना है, यही पूछा जाएगा कि आर्टिकल 32 जो है किनको किनको प्राप्त है, तो व्यक्तियों को भी प्राप्त है और नागरिकों को भी प्राप्त है। अगर किसी का भी मूल अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के 1 के तहत, वहाँ पर जाकर कहेगा कि हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वहाँ पर विचार किया जाएगा। और नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो जो राज्यों में हाई कोर्ट होता है, तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, या फिर 32 के 1 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल है आर्टिकल 32 का 2। इसमें कहा गया है कि मूल अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। हमारे भारतीय संविधान के द्वारा आर्टिकल 32 के 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो है 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, शक्ति दिया गया है, अगर किसी के मूल अधिकार का हनन होता है तो। जैसे मान लीजिए कि आपके मूल अधिकार का हनन हुआ और आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपके मूल अधिकार को बचाने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है जो आपके मूल अधिकार का हनन किया है उस पर। और यह भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आर्टिकल 32 के 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जो राज्यों में हाई कोर्ट होता है वो। ठीक है। अब देखिए, इसी में कहा गया है कि जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी करने के लिए मना भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप गए हाई कोर्ट में कि हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है, तो वह रिट जारी करने से मना भी कर सकता है। वो कह सकता है कि हम रिट जारी नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी भी मना नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट रिट जारी करने से मना कर देता है तो फिर आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे एक मामला आया था मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप को आप जानते होंगे, मनीष कश्यप पर एनएसए लगा था, तो वो सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था कि हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। अगर हाई कोर्ट आपके बातों को नहीं सुनता है, हाई कोर्ट अगर रिट जारी नहीं करता है, तो फिर हमारे पास आइए था। तो वो जो है हाई कोर्ट के पास गया, तो हाई कोर्ट ने रिट जारी किया था।
ठीक है। यानी हाई कोर्ट रिट जारी करने से मना कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता किसी भी व्यक्ति को। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल मूल अधिकार के मामलों में ही रिट जारी करता है। बाकी किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता है, उसको ये इसकी शक्ति नहीं दी गई है। लेकिन जो हाई कोर्ट है, राज्यों का जो हाई कोर्ट, वो मूल अधिकार के मामले में भी रिट जारी कर सकता है, और भी किसी अन्य मामले होगा उसमें भी रिट जारी कर सकता है, जो हाई कोर्ट होता है वो। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को किस मामले में रिट जारी करने का अधिकार है, तो केवल और केवल मूल अधिकार के हनन होने पर। और हाई कोर्ट जो है वह किसी भी मामले पर, या फिर मूल अधिकार का मामला हो या फिर किसी अन्य कोई मामला हो, किसी भी मामले पर हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है। अब देखिए, जो 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद है परमादेश, उसके बाद है प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रिट होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। आइए इनको हम एक एक करके समझते हैं, एकदम डेली लाइफ के एग्जाम्पल पर इसको समझेंगे, आपको बेहतरीन समझ में आएगा, किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। तो अब आइए हम सबसे पहला रीट समझते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हबियस कॉर्पस। देखिए, यह रीट जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। इसके तहत व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर सशरीर जज के सामने पेश करना होता है। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जब बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है तो पुलिस के खिलाफ जारी करता है, कि पुलिस को यह आदेश देता है कि आपको जो है 24 घंटा का समय दिया जा रहा है, 24 घंटा के अंदर आप उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करिए, जज के सामने प्रस्तुत करिए। शरीर का मतलब होता है कि जिंदा या फिर मुर्दा जो है हमारे सामने प्रस्तुत करिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है। ठीक है। अब आइए इसको हम लोग डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपकी गिरफ्तारी जो है पुलिस कर लेती है गैर कानूनी रूप से, मतलब कि बिना किसी वजह के, आप कुछ नहीं किए हैं और आपकी गिरफ्तारी जो है पुलिस कर लेती है। अब आपके घर वाले या फिर आपके जो साथी होंगे वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आपके साथी क्यों जाएंगे? क्योंकि आप तो जेल के अंदर बंद है, आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो आपके साथी ही बाहर हैं, आपके घर वाले बाहर हैं, वही जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, और जाकर वहाँ पर कहेंगे कि हमारे आदमी को जो है पुलिस बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के वो गिरफ्तार कर ली है। तो फिर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट द्वारा जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाएगा, वो भी पुलिस के खिलाफ। और पुलिस को आदेश दिया जाएगा कि उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो और इसका कारण बताओ कि आप इसको क्यों गिरफ्तार किए थे। अगर मान लीजिए कि पुलिस कारण बताती है और वह कारण जो है सही निकला, तो फिर उस व्यक्ति को सजा होगा। अगर गिरफ्तारी उसकी गैर कानूनी नहीं है तो फिर उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? सजा दिया जाएगा जज के द्वारा। अगर मान लीजिए उसकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, वो कोई कांड नहीं किया था, कोई भी गुनाह नहीं किया था, फिर भी उसको पुलिस गिरफ्तार कर ली है, तो फिर जज के द्वारा जो है पुलिस को फटकार लगाया जाएगा। किसी किसी मामले में पुलिस को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तभी जाके बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है। दूसरा केस समझते हैं। मान लीजिए कि आपको जो है कोई अगवा कर लेता है, कोई बंदी बना लेता है, यानी किडनैप कर लेता है। तो आपके घर वाले जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर कहेंगे कि हमारे व्यक्ति को कोई अगवा कर लिया है, कोई किडनैप कर लिया है और पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर रही है, हमने पुलिस के पास गया था। तो फिर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट द्वारा जो है एक रिट जारी किया जाएगा। और कौन सा रिट जारी किया जाएगा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि उसको बंदी बनाया गया है उस व्यक्ति को। और किसके खिलाफ जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट? तो पुलिस के खिलाफ। और पुलिस को आदेश देगा कि आप उसको 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को खोजिए और मेरे सामने उसको प्रस्तुत करिए। ये पुलिस को रिट जारी करेगा। तो पुलिस को जो है उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर खोजना पड़ेगा, चाहे वो व्यक्ति कहीं पर भी हो, कोई भी उसको किडनैप किया हो, बंदी बनाया हो, पुलिस उसको ढूंढेगी और ढूंढ के जज के सामने प्रस्तुत करेगी। तो यही जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। जब भी किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हबियस कॉर्पस रिट को जारी किया जाता है पुलिस के खिलाफ, और उस व्यक्ति को जो है 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है जज के सामने पुलिस को। यही बात इसमें कहा गया है। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं परमादेश रिट को यानी मैंडेमस को। ये कब जारी किया जाता है? तो देखिए,
जब कोई लोक अधिकारी या फिर संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं करती है या फिर करने से मना कर देती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट द्वारा जो है मैंडेमस रिट को जारी किया जाता है। यानी देश के अंदर कोई भी सरकारी अधिकारी है, कोई भी सरकारी संस्था है, अगर वो अपने कानून का पालन नहीं करता है, कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो फिर आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट द्वारा जो है मैंडेमस रिट को जारी किया जाएगा उस अधिकारी के खिलाफ, उस सरकारी संस्था के खिलाफ। ठीक है, आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है कि जब पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे। जैसे आप किसी मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गए और वहां पर पुलिसों के द्वारा जो है आपको मारपीट कर भगा दिया गया, एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, तो फिर आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है। और वहां पर जब आप जाकर कहिएगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है उस पुलिस स्टेशन के खिलाफ मैंडेमस रिट को जारी करेगा कि आप अपने कर्तव्य को मत भूलिए, आप अपने कर्तव्य का पालन करिए और इस व्यक्ति का एफआईआर जो है दर्ज करिए। ठीक है। दूसरा है कि जब कोई विश्वविद्यालय समय पर परिणाम घोषित न करे। जैसे भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो समय पर रिजल्ट घोषित नहीं करते हैं, 3 साल का जो है ग्रेजुएशन 10 साल में कराते हैं। जैसे बिहार में जेपी यूनिवर्सिटी है, वो 3 साल का ग्रेजुएशन जो है 10 साल में कराती है, क्योंकि वो समय पर रिजल्ट घोषित नहीं करती है। तो उसके लिए हम लोग जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है वो जेपी यूनिवर्सिटी पर मैंडेमस रिट को जारी करेगा कि आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद मत करिए, 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है उसको 3 साल में ही कंप्लीट करिए। ऐसा रिट जो है जारी कर सकता है। तीसरा उदाहरण है कि जब नगर निगम स्वच्छता का कर्तव्य पूरा ना करे, तो भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट द्वारा इस रिट को जारी किया जा सकता है। जब निचली अदालत किसी मामले की सुनवाई न करे, जैसे हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, आपके कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट जो है वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर परमादेश रिट को जारी करेगा कि आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। अगला है कि सरकार द्वारा अवैध रूप से कर वसूलने पर, अगर सरकार अवैध रूप से कर वसूल रही है, अवैध रूप से टैक्स आपसे ले रही है, तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है। तो फिर सरकार के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट मैंडेमस रिट को जारी कर सकता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करिए और औकात में रहिए, किससे टैक्स लेना है, कितना लेना है, ये आप पहले जानिए। ठीक है। तो यही होता है परमादेश का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट द्वारा जो है आदेश दिया जाएगा कि आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। अब देखिए, इस रिट की जो है सीमाएं हैं। सीमाएं का मतलब ये कहाँ तक लागू हो सकते हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश रिट जो है जारी नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा। मतलब अगर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के द्वारा अगर किसी के मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाते हैं, तो फिर वह जो है रिट जारी नहीं करेगा राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ। ठीक है। तो ये सीमा आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि किसी निजी व्यक्ति या फिर निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई प्राइवेट व्यक्ति है, कोई प्राइवेट संस्था है और वहाँ पर आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है, वहाँ पर कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो आप उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो रिट जारी नहीं करेगा, क्योंकि वो प्राइवेट संस्था है। तो प्राइवेट संस्था पर परमादेश रिट जारी नहीं होता है, केवल और केवल सरकारी संस्था पर ही, अधिकारियों पर ही, सरकारी अधिकारी जो होते हैं उन्हीं पर परमादेश रिट को जारी किया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब आइए हम अगला रिट समझते हैं, प्रतिषेध को। इसी को प्रोहिबिशन कहा जाता है। यह कब जारी होता है, तो देखिए, यह रिट ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालयों पर जारी करती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर या बिना अधिकार के कोई कार्रवाई कर रही होती है, तब जाके जो है प्रतिषेध रिट को जारी किया जाता है। मतलब जो भी ऊपरी न्यायालय है वो अपने से निचले न्यायालय पर प्रोहिबिशन रिट को जारी करती है। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को जारी करना होगा तो अपने से निचले यानी हाई कोर्ट पर जारी करेगा इस रिट को। अगर हाई कोर्ट को जारी करना होगा तो उससे कौन नीचा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर जारी होगा। और ये कब जारी होता है, तो जब निचले न्यायालय जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कोई कार्य करती है, या फिर उसको वह अधिकार नहीं है कार्य करने की लेकिन फिर भी कार्य कर रही है, तब जाके ऊपरी न्यायालय जो है निचले न्यायालय पर इस रिट को जारी करती है। मान लीजिए कि हाई कोर्ट है और वैसा कोई कार्रवाई कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उसके अधिकार में ही नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है प्रतिषेध रिट को जारी करेगा और हाई कोर्ट को कहेगा कि आपका अधिकार नहीं है, आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि किशोर न्यायालय जो है ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
तो फिर जो है ऊपरी न्यायालय रिट को जारी करके उस कार्रवाई को रोक देगी। और क्योंकि किशोर न्यायालय जो होता है, किशोर न्यायालय में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सुनवाई होती है। जिन बच्चों का उम्र जो है 18 वर्ष से कम होता है, उन्हीं की सुनवाई केवल किशोर न्यायालय में होती है, बाकी किसी का नहीं होती है। अब मान लीजिए किशोर न्यायालय किसी 25 वर्ष 30 वर्ष व्यक्ति का कोई अपराध है, उसकी सुनवाई कर रहा है, तो फिर क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है उस न्यायालय पर प्रतिषेध रिट को जारी करेगा और माना करेगा कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, आपके अधिकार में ये नहीं आता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई पारिवारिक न्यायालय है और ऐसे मामलों की सुनवाई करने में लगा है जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो फिर ऊपरी न्यायालय जो है रिट जारी करके उस कार्रवाई को रोकने का निर्देश देगा, क्योंकि कहेगा कि पारिवारिक न्यायालय का केवल और केवल काम है परिवार के समस्या को सुनना, सास पतोह का जो झगड़ा होता है उसी को सुनना, बाकी किसी भी अपराध को वह नहीं कार्रवाई कर सकता है, उसकी सुनवाई नहीं कर सकता है। पारिवारिक न्यायालय में केवल परिवार की ही समस्या सुना जाएगा। तो आप आपराधिक प्रवृत्ति की समस्या को सुन रहे हैं, उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर रिट जारी करके कर सकता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन रिट जो है ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर जारी करती है, अगर निचले न्यायालय अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है तब। ठीक है। मान लेते हैं कि हाई कोर्ट जो है ऐसा कोई फैसला सुना देता है किसी मामले में कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन फिर भी वो फैसला सुना देता है, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट पर उत्प्रेषर रिट जारी करेगा, यानी सर्टियोरेरी रिट जारी करेगा। मतलब इस रिट को तब जारी किया जाता है कि जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले में फैसला सुना चुकी होती है, जबकि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो फैसला सुना दी है, तो उस स्थिति में जो ऊपरी न्यायालय है उस न्यायालय पर उत्प्रेषर रिट को जारी करता है। यानी यह रिट ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालयों पर जारी करती है जब निचली न्यायालय अब फैसला सुना चुकी होती है और वह फैसला अवैध हो या उसकी समीक्षा करना हो। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि कोई मामला था जिसमें क्या हुआ कि हाई कोर्ट फैसला सुना दिया और बाद में पता चला कि हाई कोर्ट का यह अधिकार नहीं है कि इसमें फैसला वो दे, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट पर उत्प्रेषर रिट को जारी करेगा और कहेगा कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये आपका अधिकार नहीं है कि आप इसमें फैसला सुनाएं, तो ये जो है इस फैसला को हम अवैध मानते हैं, इसको हम रद्द करते हैं और इस मामला को सुप्रीम कोर्ट में भेजिए, हमारे पास भेजिए, ये कर सकता है। ठीक है। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों में आपको ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है। प्रतिषेध रिट तब जारी किया जाता है जब निचली न्यायालय जो है अपने अधिकार का उल्लंघन करते हुए फैसला कर रही होती है, और उत्प्रेषर रिट तब जारी किया जाता है जब निचले न्यायालय फैसला कर चुकी होती है, अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला कर चुकी होती है, तब जाके ऊपरी न्यायालय द्वारा निचले न्यायालयों पर उत्प्रेषर रिट को जारी किया जाता है। ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई आपराधिक मामला है और उसका फैसला जो है पारिवारिक न्यायालय में हो गया। अब आपको पता है कि पारिवारिक न्यायालय में केवल परिवार की समस्या को ही सुना जाता है, आपराधिक मामला नहीं देखा जाता है। अब मान लीजिए कोई पारिवारिक मामला को ना देखते हुए पारिवारिक न्यायालय है और वो आपराधिक मामला को देखा है और उसमें फैसला सुना दिया है, सज़ा सुना दिया है। अब उसको सज़ा सुनाया गया है, वो हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट में जाके रिट के लिए अपील कर दिया, तो हाई कोर्ट जो है रिट जारी करके फैसलों को रद्द कर देगा और उसकी समीक्षा जो है अपने स्तर पर करेगा और फिर जो है पारिवारिक न्यायालय को ये निर्देश देगा कि आपके अधिकार का नहीं है, आप केवल पारिवारिक मामला को ही देख सकते हैं, दूसरा किसी मामला को नहीं देख सकते हैं, इसलिए और आप आपराधिक मामला को देखकर इसमें सज़ा सुनाए हैं, इस सज़ा को रद्द किया जाता है और हम अपने स्तर से इसका जांच करेंगे। हाई कोर्ट ये बात कहेगा उत्प्रेषर रिट जारी करके। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि किशोर न्यायालय ने किसी बालक को किसी जघन्य अपराध में मौत की सज़ा सुना दी और उसका उम्र जो है 18 वर्ष से कम था और कोई जघन्य अपराध किया था कोई लड़का और उसको जो है मौत की सज़ा सुना दिया किशोर न्यायालय, और बालक के घर वाले जो है हाई कोर्ट में रिट दायर कर दिए, रिट के लिए अपील कर दिए। हाई कोर्ट रिट जारी करके फैसला रद्द कर देगा और कहेगा कि किशोर न्यायालय जो है मौत की सज़ा नहीं सुना सकता, क्योंकि किशोर न्यायालय में जब भी किसी बालक को सज़ा दिया जाता है तो कम से कम 3 साल की ही सज़ा दिया जाता है, 3 साल के ऊपर का सज़ा नहीं दिया जाता, पहला बात। दूसरा बात कि आप मौत की सज़ा जो है नहीं सुना सकते हैं, ये किशोर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये काम हाई कोर्ट का है या फिर सुप्रीम कोर्ट का है, तो किशोर न्यायालय मौत की सज़ा नहीं सुनाएगा। इसीलिए इस फैसला को हम रद्द करते हैं, हाई कोर्ट ये कहेगा और उसको रद्द कर देगा और अपने स्तर से हाई कोर्ट जो है इस मामला को जांच करेगा। बात समझ में आ गई। तो उत्प्रेषर रिट जारी करके ही ऐसा करता है।
एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, मतलब फेमस आदमी है, देश में पूरे बहुत अच्छा खासा उसका चर्चा है। अब किसी अपराध में वो फंस गया है या फिर सचमुच का कोई अपराध किया है, तो उसमें मान लीजिए हाई कोर्ट ने उस पर सज़ा सुना दी। जिस राज्य का है उस राज्य का हाई कोर्ट उसको जो है सज़ा सुना दी, कोई भी सज़ा दे दिया, मान लीजिए मौत का ही सज़ा दे दिया। अब उसके लिए पूरे देश में बवाल हो गया कि यह व्यक्ति ऐसा नहीं है, इसको मौत की सज़ा क्यों हुआ है। मतलब पूरे जानते हैं कि कोई बड़ा आदमी रहता है और उसके खिलाफ कुछ होता है तो पूरे देश में बवाल होता है। मान लीजिए ऐसा हो गया बवाल, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उत्प्रेशर रिट जारी करेगा उस हाई कोर्ट पर, जो हाई कोर्ट मौत की सज़ा सुनाया है, और उत्प्रेशर रिट जारी करके कहेगा कि इस मामला को हम अपने स्तर से जांच करेंगे, लाइए सुप्रीम कोर्ट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उस मामला की जांच होगी कि वास्तव में ये अपराधी है कि नहीं है, सज़ा के लायक है कि नहीं है। बात आ गई समझ में। तो आपको ध्यान रखना है उत्प्रेषण और प्रतिषेध में, प्रतिषेध रिट तब जारी किया जाता है ऊपरी न्यायालय के द्वारा जब फैसला निचली न्यायालय जो है फैसला सुना रही होती है, तब कार्रवाई कर रही होती है तब। और उत्प्रेषण रिट तब जारी किया जाता है ऊपरी न्यायालय द्वारा जब निचली न्यायालय जो है फैसला सुना चुकी होती है, तब जारी किया जाता है। ठीक है। अब आइए हम अगला रिट समझते हैं, अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो। देखिए ये कब जारी होता है, तो जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्यों को करे जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है उस कार्य को करने के लिए, फिर भी वो कार्य कर रहा है, तो न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति पर अधिकार परीक्षा रिट को जारी किया जाता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और किसी जघन्य अपराध में संलिप्त है, न्यायालय भी उसको दोषी करार दे दिया है कि यह अपराध किया था, और वह किसी तरह से घूस घास देकर या फिर किसी भी माध्यम से वह सरकारी नौकरी में लग जाता है, सरकारी नौकरी करने लगता है, और बाद में पता चलता है कि यह व्यक्ति तो अपराधी है, ये किसी जघन्य अपराध किया था कोई भी, और न्यायालय भी इसको दोषी करार दिया, लेकिन फिर भी ये सरकारी नौकरी कर रहा है। तो फिर उस व्यक्ति पर न्यायालय जो है क्यू वारंटो रिट जारी कर सकता है, अधिकार परीक्षा रिट जारी करके उससे पूछेगा कि आप इस नौकरी के लिए किस प्रकार एलिजिबल हैं, ये हमको बताइए, क्योंकि आपने जो है जघन्य अपराध किया है, न्यायालय ने आपको दोषी भी करार दिया है, लेकिन फिर भी आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप किस प्रकार एलिजिबल हैं ये हमको बताइए। तो न्यायालय जो है उस व्यक्ति पर अधिकार परीक्षा रिट को जारी करके ये पूछ सकता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे किसी नौकरी में, बहुत सारी नौकरियों में जो है 60 वर्ष तक उम्र सीमा है कि आप 60 वर्ष तक ही एलिजिबल हैं, उस पद पर आप बने रह सकते हैं 60 वर्ष तक। और कोई व्यक्ति है, मान लीजिए किसी भी प्रकार से वो 62 वर्ष की उम्र तक उस पद पर बना हुआ है और तनख्वाह उठा रहा है, तो फिर न्यायालय जो है उस व्यक्ति पर रिट जारी करके पूछेगा कि आप किस प्रकार एलिजिबल हैं, ये बताइए। क्यू वारंटो रिट जारी करेगा उस व्यक्ति के खिलाफ और कहेगा कि आपकी उम्र जो है 60 वर्ष हो चुकी है, अब आपका जो है रिटायरमेंट का समय आ गया है, और लेकिन फिर भी आप जो है अपने पद पर बने हुए हैं, ये हमको बताइए। और उसके खिलाफ जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय के द्वारा क्यू वारंटो रिट को जारी करके। ठीक है। तो आप समझ गए कि अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो रिट कब जारी किया जाता है, तो जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, तब न्यायालय द्वारा अधिकार परीक्षा रिट को जारी किया जाता है। ठीक है। अब आइए हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। देखिए दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय किसने कहा था, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। बहुत बार ये पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था, तो संविधान की आत्मा और हृदय, ये दोनों शब्द जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 के लिए कहे थे, क्योंकि आर्टिकल 32 है तो मूल अधिकार है। अगर आर्टिकल 32 नहीं रहता तो मूल अधिकार का रक्षक नहीं रहता, और मूल अधिकार केवल कागज पर लिखा हुआ रहता, धरातल पर यह नहीं आता। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, क्योंकि जो भी अगर किसी के भी मूल अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सबसे पहले तो हाई कोर्ट जाएगा, अगर हाई कोर्ट नहीं सुन रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या फिर हाई कोर्ट के बस का नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में 100% उसका समाधान निकलता है, और मौलिक अधिकार, उसके मूल अधिकार को फिर से वापस दे दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को। इसलिए मौलिक अधिकार का रक्षा करने वाला कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आइए हम आर्टिकल 33 को समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिएगा। इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकार सीमित या फिर प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 33 में कहा गया है कि संसद अगर चाहे, जो भारतीय संसद है, वह सशस्त्र बलों, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसी, इन सब के मूल अधिकार जो है सीमित कर सकती है, या फिर अगर चाहे तो उसको प्रतिबंधित कर सकती है।
अब देखिए ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि वह जो है सही से कार्य कर सके, उनके बीच अनुशासन बना रहे, इसलिए संसद द्वारा उनके मूल अधिकार को सीमित कर दिए जाते हैं या फिर प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। जैसे हम लोग आर्टिकल 25 में पढ़े हैं कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और वह अच्छे से अपने पूजा पाठ कर सकता है। तो पुलिस जो है, पुलिस भी भारत के नागरिक हैं, वो भी व्यक्ति हैं और वो किसी न किसी धर्म से बिलोंग करते हैं। तो मान लीजिए छठ में, दिवाली में और जितने भी पूजा पाठ होते हैं वो उन सब में वो भी कहें कि हमें भी पूजा पाठ मनाने का अधिकार है, हम भी पूजा पाठ मनाएंगे, इस दिन नौकरी नहीं करेंगे, इस दिन ड्यूटी पर हम नहीं जाएंगे। अब बताइए पूजा पाठ के दिन ही जो है बहुत ज़्यादा दंगा होता है, झगड़ा फसाद जितना होता है सब पर्व त्यौहार के दिन ही होता है। तो फिर उन सबको संभालेगा कौन, उस कानून व्यवस्था को बना कर रखेगा कौन, जबकि सब पुलिस वाले कहेंगे कि हमारा अधिकार है, हम छुट्टी पर रहेंगे। इसीलिए उनके मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाता है, ताकि आप जो हैं पुलिस पूरे प्रशासन को बना कर रखें, कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को बनाकर रखें। और भी मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और आर्मी के जो जवान हो गए, नेवी के जवान हो गए, एयरफोर्स के जवान हो गए, वह कहे कि आर्टिकल 21 के अनुसार हमें सोने की स्वतंत्रता है, हम अच्छे से रात में सो सकते हैं, इसलिए हमारा मूल अधिकार है, इसलिए हम सोएंगे, हम लड़ाई पर नहीं जाएंगे। अब बताइए जब यही सब जितने अधिकारी हैं और जितने भी सेना है वो सब अपने अधिकार का पालन करेंगे, अपने मूल अधिकार का पालन करके सो जाएंगे, तो फिर लड़ाई कौन करेगा। इसीलिए उनके मूल अधिकार को जो है सीमित कर दिया जाता है संसद के द्वारा, कि जितने भी सशस्त्र बल हैं, अब सशस्त्र बल के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो आर्मी आ जाएगा, नेवी, एयरफोर्स एवं साथ में इनके कर्मचारी सभी जो है सशस्त्र बल के अंतर्गत आते हैं। पुलिस बल के अंतर्गत सभी राज्य के पुलिस जितना हो गए वो सब पुलिस बल के अंतर्गत आएगी। अर्धसैनिक के अंतर्गत एसएसबी आएगा, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, आईसीजी, ये सब जो है अर्धसैनिक के अंतर्गत आते हैं। और खुफिया एजेंसी आपको पता है, आईबी हो गया, सीबीआई हो गया, रॉ हो गया, एनआईए हो गया, एनसीबी हो गया, ये सब खुफिया एजेंसी है। तो इन सबके मूल अधिकार को जो है सीमित कर दिया जाता है। मान लीजिए देश के अंदर किसी चीज़ का प्लानिंग चल रहा है कि बहुत बड़ा कोई कार्य करना है, या फिर किसी देश के खिलाफ ही बहुत बड़ा कोई कार्य करना है। अब हमारा खुफिया एजेंसी जो है वो लीक हो जाए, अगर उसके मूल अधिकार को हम सीमित नहीं करेंगे तो उसी में से कोई छोटा होगा जो क्या करेगा, इस देश की जानकारी को लीक कर देगा। दूसरा देश, जिस देश के खिलाफ ऐसा किया जा रहा है वो देश सतर्क हो जाएगा। इसीलिए उसके मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाता है, ताकि वह सही से कार्य कर सकें, उनके बीच अनुशासन बना रहे। ठीक है, एक नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19 के 2 में हम लोग पढ़े हैं कि मीडिया के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। तो मीडिया के अधिकार को भी सीमित किया जा सकता है। मान लीजिए देश में किसी चीज़ का प्लानिंग बन रहा है कि ये करना है, वो करना है, किसी देश के खिलाफ, मान लीजिए पाकिस्तान के खिलाफ ही कुछ करना है, और मीडिया वाले आकर चिल्लाने लगे कि ये होगा, ये होगा, तो देश पहले से ही सतर्क हो जाएगा, या फिर उसको जो है आगे से ही जानकारी हो जाएगा। इसीलिए मीडिया के अधिकार को भी सीमित किया जा सकता है आर्टिकल 19 के 2 के तहत। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए हम आर्टिकल 34 को समझते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि मार्शल लॉ लागू होने पर नागरिकों के मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। मतलब जिस भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है, जिस भी राज्य में मार्शल लॉ लागू होता है, वहाँ के नागरिकों के मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं। अब बात ये आती है कि मार्शल लॉ क्या होता है। तो देखिए मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना का शासन, यानी जहाँ पर सेना की शासन होती है तो कहा जाता है कि मार्शल लॉ लागू हो गया। और मार्शल लॉ कब लागू किया जाता है, तो जब किसी क्षेत्र में, जब किसी राज्य में अशांति फैल जाए, गृह युद्ध होने लगे, कानून व्यवस्था जो है डगमगा जाए, दंगे होने लगे, और वैसे दंगा होने लगा कि वहाँ के स्थानीय पुलिस की बस की बात नहीं है, तब जाके सरकार द्वारा जो है उस क्षेत्र में या फिर उस राज्य में मार्शल लॉ लागू किया जाता है और सेना को उतार दिया जाता है। और उसके बाद जो है सेना जो है पूरे क्षेत्र की कमान करती है, और किसी को भी वहाँ पर जो है घूमने की आज़ादी नहीं रहता है, यानी उसके मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। मूल अधिकार उस क्षेत्र के लोगों का छीन लिया जाता है। अगर कहीं पर व्यक्ति इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको मारने और पीटने की आज़ादी होती है, कि सेना जो है उनको मार पीट सकता है। यहाँ तक कि कभी कभी गोली मार देने की भी आज़ादी होती है, कि अगर कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है तो उसको गोली मार दो। उसी को मार्शल लॉ कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि कब लागू किया जाता है मार्शल लॉ, तो जब किसी क्षेत्र में या फिर किसी राज्य में अशांति फैलने लगे, स्थानीय
स्थानीय पुलिस की बस की बात न हो तो मार्शल लॉ लागू करते हैं, सेना को उतारते हैं और वहाँ पर जो है वहाँ के लोगों का मूल अधिकार छीन लिया जाता है। घूमने की आज़ादी नहीं रहती है, इकट्ठा होने की आज़ादी नहीं रहती है, बोलने की आज़ादी नहीं रहती है और अपने घरों में रहने की आज़ादी रहती है कि केवल अपने घर में रहिए, बाहर नहीं निकलना है, ताकि जितने भी दंगे हैं उस सब दंगा को कंट्रोल किया जा सके, अशांति जो फैला है उसको शांति में बदला जा सके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका जिक्र जो है आर्टिकल 34 में किया गया है। अब देखिए, दो आपको नोट पॉइंट ध्यान रखना है। पहला नोट पॉइंट कि मार्शल लॉ के समय बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो है निलंबित नहीं किए जाते हैं। अब आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट पता है कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जा रहा है तो उसके लिए जो है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है, याचिका दायर किया जा सकता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है उसको आर्टिकल 34 लागू होने पर भी, यानी मार्शल लॉ लागू होने पर भी बंद नहीं किया जा सकता है, इसको छीना नहीं जा सकता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को कहीं पर मार्शल लॉ लागू है और वह जो है कानून का उल्लंघन नहीं किया है और फिर भी उसको बंदी बना लिया गया है, तो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसीलिए मार्शल लॉ लागू होने पर भी बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि मार्शल लॉ देश में आज़ादी के बाद कभी भी नहीं लगा है। ध्यान रखना है कि आज तक अभी तक जो है मार्शल लॉ लागू नहीं किया गया है अपने देश के अंदर। ठीक है, अब सबसे लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 35। इसमें है कि मूल अधिकार से संबंधित संसद द्वारा विधि बनाने की शक्ति। मतलब मूल अधिकार से संबंधित जितने भी विधि हैं, जितने भी कानून है, वह किसको अधिकार है बनाने का? तो संसद को। संसद में आप पता है आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, तो उन्हीं को अधिकार है कि संसद मूल अधिकार से संबंधित जो भी विधि बनाना हो, जो भी कानून बनाना हो, वो बना सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आर्टिकल 35 में कहा गया है, आपसे पूछा जाएगा कि मूल अधिकार से संबंधित कानून बनाने का, विधि बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। और मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 35 को। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और कौन ऐसे आर्टिकल हैं जो भारतीयों और विदेशियों को प्राप्त हैं। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। तो देखिए, केवल भारतीयों के लिए मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। यही जो 5 आर्टिकल हैं वो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, और भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त आर्टिकल कौन कौन सा है मूल अधिकार में? तो 14 है, 20 है, 21 है, 21 का ए है, 22, 23, 24 और 25 से लेकर 28 तक। ये जितने आर्टिकल हैं ये सब के सब भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। और 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। आज हम लोग जो है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को, जो कि 12 से लेकर 35 तक था आर्टिकल, उन सबको जो है हम लोग पूरे डिटेल्स में थ्योरी को कवर कर लिया है। ठीक है, अब आइए इसका जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो डीपीएसपी से आएगा, यानी डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आएगा, जिसको आप अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। और आशा करता हूं कि मैंने आपको जितना भी फंडामेंटल राइट्स बताया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रीट किस आदेश से संबंधित है? मतलब आपको बताना है कि प्रतिषेध रीट जो है वह इनमें से कौन कौन सा आदेश है। तो देखिए, पहला नंबर है कि न्यायिक और न्यायिकल्प प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश, ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर कह रहा है कि अवर न्यायालय को किसी विशिष्ट मामले में आगे बढ़ने से रोकने के लिए जहां उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, यह भी सही है। 3 नंबर कह रहा है कि किसी व्यक्ति को वह सार्वजनिक पद धारण करने से रोकना जिसके लिए वह हकदार नहीं है, ये तो अधिकार परीक्षा में आएगा। तो 1 और 2 जो है सही होगा। प्रतिषेध रीट में मैंने आपको बता दिया था कि प्रतिषेध रीट ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब जारी करती है जब वह किसी जो अधिकार में उसके नहीं है लेकिन वह सजा सुना रही है, वह उसकी कार्रवाई सुनवाई कर रही है, तब जाके ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय पर प्रतिषेध रीट को जारी करती है। तो 1 और 2 सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर कि परमादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक रीट है। आपको बताना है कि परमादेश जो है कौन सा रीट है जो सर्वोच्च न्यायालय जारी करती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि किसी सरकारी अधिकारी या किसी प्राधिकारी को कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहना। सही है। परमादेश में मैंने आपको बताया था कि जब कोई सरकारी अधिकारी या फिर संस्था वह जो है अपने अधिकार का पालन नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस अधिकारी पर, उस संस्था के खिलाफ परमादेश रीट को जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को अब भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। इस अनुच्छेद की संख्या क्या है? मतलब देखिए, मैंने आपको आर्टिकल 31 में बताया था कि संपत्ति के अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार हो गया है, पहले मूल अधिकार था। तो किस में था? आर्टिकल 31 में था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 31 में। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? ये तो सिंपल प्रश्न है, भाग 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यह सही है। संपत्ति का जो अधिकार है वह सभी व्यक्तियों को प्राप्त है और व्यक्ति के अंतर्गत नागरिक भी आ जाएंगे और विदेशी भी आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि संपत्ति के अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है। उसके बाद प्रश्न नंबर 38 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में कौन सा उन प्रदेशों में से एक नहीं है? आपको पता है कि आर्टिकल 32 के तहत जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों जो है आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा रीट वह जारी नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनापनियो ये रीट नहीं है। ये ना हाई कोर्ट जारी करता है, ना सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। बाकी अधिकार परीक्षा जारी होता है, निषेध जारी किया जाता है, परमादेश जारी होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रीट जारी नहीं करता है, ना सुप्रीम कोर्ट ना ही हाई कोर्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है, ये आपको पता है। और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है। और उसके बाद प्रश्न है कि किसने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान के हृदय और आत्मा कहा था? तो मैंने आपको बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगला प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने की शक्ति नहीं थे, मतलब किस में नहीं थे बंदी प्रत्यक्षीकरण? तो आपको ध्यान रखना है, जो 5 प्रकार का रीट है वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जारी कर सकता है। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अधिकार है जारी करने का? बिल्कुल नहीं। डिस्ट्रिक्ट और सत्र न्यायालय जो है ये 5 प्रकार के रीट जारी नहीं करते हैं, केवल और केवल 2 ही को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि परमादेश रीट एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब परमादेश रीट जो है मौलिक अधिकार है और इसको किस में रखा जाता है? तो आपको पता है कि संवैधानिक उपचार में आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचार में परमादेश रीट को शामिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक उपचार को पोस्टमार्टम के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को जो है पोस्टमार्टम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उत्प्रेषण रीट को कब जारी किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा। तो जब निचली अदालत जो है अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना रही होती है, तब जब फैसला सुना रही है तो उच्चतम न्यायालय जो है वह रीट जारी करती है उत्प्रेषण, और उस मामला को अपने पास बुला लेती है, अपने पास अपने समीक्षा से जांच करने के लिए। तो अपने से जांच करेगी, इसका मतलब उसका फिर से पोस्टमार्टम होगा। तो उत्प्रेषण को ही पोस्टमार्टम के रूप में जाना जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। और सबसे लास्ट प्रश्न है 44 नंबर, आप इसको जो है बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरा आप थ्योरी पढ़ चुके हैं और आपको इसको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसको बनाइएगा।